कक्षा 12 भौतिक शास्त्र अध्याय 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। आइए इस अध्याय का प्रारंभ हम करते हैं इसके भाग अ से जो अध्यायवार सारांश है। इस सारांश में जैसा हमने पहले आपको बताया कि संपूर्ण पाठ के जो निष्कर्षित निकले हुए फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको हमने इस सारांश में और कुछ आवश्यक जो परिभाषाएँ हैं उनको इस सारांश में लिया है, ताकि आपको दिमाग में ये ध्यान आ जाए कि हमें इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है और आवश्यक हो तो उसको भले आप रटिए चाहे दिमाग में किसी भी तरह से बैठाइए। इसको सारांश में हमने लिया है। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 2 गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। सारांश में पहला बिंदु है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, समान यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में है और उसमें कोई एक क्षेत्रफल की कोई आकृति रखी हुई है, उसमें कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की एक समतल सतह से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जो बल रेखाएँ होती हैं, विद्युत बल रेखाएँ होती हैं, है ना? उस सतह से निकलने वाली उसको उन सारी संख्याओं के योग को, कुल संख्याओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सवाल ये आया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी क्षेत्रफल की एक समतल सतह से, क्षेत्रफल की कोई भी एक समतल सतह ले लीजिए, उससे जो पारित विद्युत फ्लक्स है वो फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा के बराबर होता है। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एस क्या है? क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा और क्षेत्रफल के अभिलंब की जो दिशा है, उसके जो मध्य कोण बनता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा, और जब कोस थीटा शब्द आया तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, सदिश फॉर्म में, तो देखिए फाई इक्वल टू ई डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा वेक्टर का आ गया और हमने ई और एस के ऊपर तीर का चिन्ह लगा के ये बताया कि ये दोनों वेक्टर हैं ई और एस, और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है, जो कोस थीटा से जुड़ा हुआ है, उसको फाई कहते हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो होता है वो उसकी कोई राशि नहीं होती, यूनिट नहीं होती, इसीलिए फाई की कोई मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट होने से फाई, और वैसे भी हमने आपको बताया कि फाई यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल विद्युत बल रेखाओं का योग होता है, उनकी संख्याओं का योग होता है। आइए दूसरा पॉइंट है कि ये तो हमने विद्युत क्षेत्र समानता की बात की। अगर विद्युत क्षेत्र असमान होता है, नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, और या फिर सतह ही समतल नहीं है, जिस क्षेत्रफल की हम समतल सतह की अभी बात कर रहे थे, तो क्या होगा? तब फाई जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया। और बंद पृष्ठ के लिए हम फाई को कैसे शो करते हैं? इंटीग्रेशन का एक चिन्ह है एस टाइप, उसमें गोल लगाया, नीचे एस लिखा यानी क्षेत्रफल एस है, और फिर उसके अंदर ई डॉट डी एस लिख दिया। तो जहां असमान विद्युत क्षेत्र है या सतह समतल नहीं है, वहां हम इंटीग्रेशन लेते हैं, और जहां पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से समतल सतह है और समान विद्युत क्षेत्र है, वहां हम सिंपल ई डॉट एस करके डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। आइए नंबर 3, अगर हमारे पास एक पूरा आवेश है और उसका एक अल्पांश हम डी क्यू ले लें, आवेश तो है क्यू और उसका एक छोटा सा अंश है डी क्यू, इस डी क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र होता है आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, और आगे कांस्टेंट लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अल्पांश डी क्यू के कारण आर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र डी ई बराबर कांस्टेंट 1/4 पाई ई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू बटे आर स्क्वायर, आवेश बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब संपूर्ण सतत आवेश वितरण है। संपूर्ण सतत आवेश वितरण मतलब हमने किसी चालक को या किसी सतह को आवेश दिया, तो वो आवेश पूरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है।
तो ऐसा जो समान रूप से आवेश वितरण होता है, उसके लिए हमने इस डीई वाले फ़ॉर्मूले से ही ई फ़ॉर्मूला निकाला है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया डीई का, और जब इंटीग्रेशन डीई कर दिया, तो ये बराबर होता है वही कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रेशन डीई, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कही थी? आवेश बटे दूरी के स्क्वायर को। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपन आर स्क्वायर लिख दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का भान होना चाहिए कि ई बराबर क्या होता है? ई बराबर आवेश बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। उसी आधार पे हम लोग इस पे अब डी निकाला, डी निकाल से हमने ई निकाल लिया इंटीग्रेशन का। अब देखिए जो आवेश वितरण होता है सतह पर, वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो होता है आवेश वितरण रेखीय, एक लाइन में आवेश को वितरित कर दिया गया। एक आवेश वितरण होता है पृष्ठीय, जो पृष्ठ है, तल है ना? उस तल पर पृष्ठीय रूप से आवेश वितरण हो गया। और एक आवेश वितरण है आयतनीय, आयतन के रूप में जो चीज़ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में, उस आयतन के ऊपर जो सतत आवेश वितरण हो गया, उसको आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। तो तीनों स्थिति में जो आवेश घनत्व होता है, देखिए घनत्व हमने अ, घनत्व किसको कहते हैं? जैसे हमने जब कोई वस्तु का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में हम आयतन का भाग लगा देते हैं, तो घनत्व आ जाता है। यानी आयतन का भाग लगाने का मतलब ये हुआ है, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है, उसको हम घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ द्रव्यमान वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ आवेश वाली बात आ रही है। तो घनत्व किसको कहेंगे? घनत्व कहेंगे हम कुल आवेश बटे क्या वितरण है, रेखीय वितरण है, पृष्ठीय है, आयतनीय है। तो अगर मैं लैम्ब्डा को कहूँ रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखिक रूप से आवेश का घनत्व जो है, वो अगर लैम्ब्डा है, तो आवेश कितना हो गया? लैम्ब्डा डॉट डीएल। मतलब घनत्व को मैं लंबाई से गुणा कर रहा हूँ, घनत्व लैम्ब्डा है और उसको लंबाई से गुणा कर रहा हूँ डीएल, तो कुल आवेश आ गया। वैसे भी आप देखिए आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है? अगर मैं ये लैम्ब्डा लिखा होता, डी क्यू बराबर लैम्ब्डा डीएल लिखा है, तो इससे लैम्ब्डा क्या निकलता है? डी क्यू बटे डीएल, यानी आवेश बटे लंबाई, यानी इकाई लंबाई में आवेश, उसको हमने रेखिक आवेश घनत्व कहा है। तो अगर रेखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, तो उसको अगर आप लंबाई से गुणा कर दें, संपूर्ण चालक की लंबाई से गुणा कर दें, लैम्ब्डा डीएल कर दें, तो कुल आवेश की मात्रा डी क्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब पृष्ठ की बात करते हैं, तो हम लैम्ब्डा नहीं लिख के सिग्मा लिखते हैं। तो सिग्मा के हिसाब से अब यहाँ डीएल लंबाई नहीं हुई और डीएस हुई, क्षेत्रफल हो गया। डीएस क्षेत्रफल से सिग्मा को गुणा कर दो पृष्ठीय आवेश घनत्व को, तो कुल आवेश आ जाएगा डी क्यू। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास आकृति आयतनीय है और आवेश वितरण आयतनीय है, तो उस पर कुल आवेश बराबर रो इंटू डीवी आ जाएगा। और डीवी क्या है? डीवी क्या है? आयतन को शो करता है। और रो क्या है? आयतन आवेश घनत्व है। तो रो डीवी बराबर आवेश वितरण अगर आयतनीय है, तो कुल आवेश की मात्रा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, गाउस का नियम। गाउस ने क्या कहा कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे जो निर्गत फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब वही जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उनकी कुल संख्या। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत मतलब निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है? फाई इक्वल टू, हमने अभी ऊपर परिभाषा दी कि इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई डॉट डी एस, है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो क्षेत्रफल से। तो एक तो परिभाषा हमने ऊपर से ली, फाई बराबर ई डॉट डी एस। और गाउस कहता है कि ये फाई एक चीज के बराबर और होता है। वो क्या है? कि उस बंद पृष्ठ में कुल जितना आवेश है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है? तो हमें गाउस का नियम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो याद रखना है, और साथ ही साथ हमको परिभाषा के हिसाब से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी याद रखना है। अब कुछ सूत्र निकले थे, उनको यहाँ हमने संक्षेप में लिखा है
कि अगर लैम्ब्डा रेखीय आवेश है, जहाँ देखिए जहाँ-जहाँ लैम्ब्डा आएगा वहाँ समझ लीजिए रेखीय आवेश है। जहाँ-जहाँ रो आएगा उसको कहिए आयतन आवेश है और जहाँ-जहाँ सिग्मा आएगा वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो लैम्ब्डा रेखीय आवेश के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार हेतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आती है लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। अब ये सूत्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक समान आवेशित तार है, अनंत लंबाई का तार है, तो चूंकि तार है इसलिए हम लैम्ब्डा में बात करेंगे और वो होता है लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। r यानी वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे आप तीव्रता निकाल रहे हैं। इसी तरह से अपरिमित अपरिमित हो, समरूप हो, समरूप आवेशित हो और अचालक परत हो। देखिए परत अचालक भी हो लेकिन समरूप आवेशित हो और अपरिमित हो। अपरिमित ना लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड। ऐसी परत पे अब चूंकि परत आई तो क्षेत्रफल आया तो हमने आवेश घनत्व सिग्मा पे बात करेंगे। इसके कारण एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई? यहाँ E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आप इन दोनों में ही थोड़ा-सा अंतर दिमाग में देख बैठाइए कि जब हम लंबाई की बात कर रहे थे, तार की बात कर रहे थे तो लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r आया था और जब हमने परत की बात की तो लैम्ब्डा की जगह सिग्मा आ गया और बटे खाली 2 एप्सिलॉन 0 आया। ये सूत्र आपको याद रखने होंगे। पॉइंट नंबर 7 में देखिए कि अपरिमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन समरूप आवेशित चालक है। आवेश समरूप से फैला गया है और चालक की पट्टिका है। पट्टिका मतलब जैसे पट्टी होती है ना, जिसकी थोड़ी-सी मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। ऊपर हम अभी तार की हमने बात की थी। अब हम चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी क्षेत्रफल वाली बात आ गई, तो हम आवेश घनत्व सिग्मा लेंगे और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। 8वां पॉइंट, अब समरूप आवेशित है, बराबर रूप से आवेशित तो कर दिया गया, लेकिन अब हमारे पास पट्टी-वट्टी कुछ नहीं, अब हमारे पास गोलीय कोश आ गया, स्फीयर आ गया, है ना? या चालक गोला आ गया, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालें, तो जब गोला आ गया, तो ई आउट उस गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो होगी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, जबकि r छोटा r बड़े R से बड़ा है और ई सरफेस जो ये गोला है, इस गोले के सरफेस पे अगर हम तीव्रता निकालें तो वो होगी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R बराबर R है, छोटा r बराबर R है। सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे जो केंद्र से जो त्रिज्या आ रही है, वो त्रिज्या बराबर ही तो हम उस पॉइंट पे तीव्रता निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या कौन सी है? छोटी r। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? सरफेस के पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो वो केंद्र से कितना दूर हुआ? कैपिटल R। तो ये ई सरफेस हुआ और अगर हम ई इन की बात करें गोले के अंदर, तो गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है? तो यहाँ छोटा r, बड़ा R ये समझिए छोटा r है उस गोली चालक का त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या है छोटा r और बड़ा R वह बिंदु है जहाँ पर हम उस केंद्र से जितनी दूरी का कोई पॉइंट है उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। आइए 9वां पॉइंट इसमें ये है याद रखने का कि अब हमारे पास समरूप आवेशित अचालक गोला है। अभी तक तो हमने चालक गोले की बात की। अब हमारे पास समरूप आवेश किया हुआ अचालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वापस वही ई सरफेस Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस पे है तो छोटा r बराबर R, त्रिज्या बराबर दूरी, वही त्रिज्या है और वही बिंदु की दूरी है और ई इन इसमें अंदर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई? Q छोटा r बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब, यानी त्रिज्या जो R है वो बड़े R से छोटी है, यानी गोले में जो त्रिज्या है उसकी मात्रा छोटी है और बिंदु जो है अंदर वो R बड़ा है उससे। तो
पॉइंट नंबर 8 और 9 में ये फ़र्क देख लीजिए आप। पॉइंट 8 में था समरूप आवेशित गोलीय कोश या गोलक चालक गोला था, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला। और पॉइंट नंबर 9 में हमने समरूप आवेशित है, लेकिन अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। उसमें ई आउट, ई सरफेस, ई इन, दूसरे वाले में ई सरफेस और ई इन। पॉइंट नंबर 10, आवेशित चालक की सतह पर दाब। अब देखिए दाब किसको कहते हैं? दाब की वैसे परिभाषा में मालूम है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यानी बल में अगर आप क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तो जो चीज़ आती है उसको दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो यहाँ भी ये दाब का जो फ़ॉर्मूला वो निकला, वो P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 निकलता है। और सिग्मा की वापस हम वैल्यू रखें, तो सिग्मा की जगह हमने वैल्यू रखा, तो ये फ़ॉर्मूला बन गया 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है? सिग्मा मतलब घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसको चार्ज से जब हमने कन्वर्ट किया, तो ये फ़ॉर्मूला बन जाता है। पॉइंट नंबर 11, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। अब तीसरा टर्म आ रही है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? जो संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और इकाई आयतन में है, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में है, उसका वैल्यू है, याद रखिए, UR = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 या 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है? अब ये फ़ॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। एक लास्ट में एप्लीकेशन और आता है इसके गाउस का अनुप्रयोग का, उसमें आवेशित साबुन के बुलबुले की बात होती है। और आवेशित साबुन का बुलबुले का संतुलन अगर है, फूटता नहीं है अगर बुलबुला, तो उसके संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए, जबकि दाब का अधिक की जो है, दाब का जो डिफरेंस है बाहर का और अंदर का, दाबाधिक की 0 हो, यानी वहाँ दाब के मामले में बैलेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में इस संतुलन के लिए क्या आवश्यक शर्त है? 4T अपॉन R, छोटा r, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ T क्या है? पृष्ठ तनाव है ना, उस द्रव का जिसका बुलबुला है, और जो छोटा r है वो उस बुलबुले की त्रिज्या है। तो 4T/R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये मोटे-मोटे तौर पे इस पाठ के सारांश में हमने आपको फ़ॉर्मूला एक जगह लिख दिए हैं। आप भी इसको कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये फ़ॉर्मूले आपको आंकिक प्रश्न करने में मददगार होंगे। अब इसी अध्याय का हम भाग ब लेते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें। बहुविकल्पी प्रश्नों में वापस वही बात बताएँ कि एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके 4 विकल्प देंगे, अ, ब, स, द। आपको सही विकल्प चुनना है। हमने यहाँ कुछ आइडिया देने के लिए आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं, लेकिन उसमें जो सही उत्तर है उसी को हमने इसमें लिया है, बाकी के जो 3 विकल्प हैं उनको नहीं लिया है। कुछ उदाहरण देखिए इसके। देखिए, जैसे एक प्रश्न है कि एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कब होती है? तो अधिकतम होती है सतह पर। क्योंकि सतह पर क्यों होती है? फॉर्मूला क्या है? समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के लिए फॉर्मूला है E = 1/4πε0 डॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो अधिकतम E कब आएगा? जब बटे R स्क्वायर में जो कैपिटल R है, ये अधिकतम हो, न्यूनतम हो, सॉरी, है ना? जब न्यूनतम होगा तो बटे R स्क्वायर न्यूनतम होगा। जब न्यूनतम का भाग लगेगा तो E अधिकतम हो जाएगी। तो अच्छा, कैपिटल R न्यूनतम कब होगा? कितना कम करोगे आप R? R यानी गोले के बाहर काफ़ी दूर तक एक बिंदु था जिसकी दूरी कैपिटल R थी। आप उसको कम करते कहाँ तक ले आए? सतह तक ले आए, गोले के सतह तक। गोले के अंदर लाओगे तो फिर तो E 0 हो जाएगी। गोले के अंदर तो E 0 होता है। तो आप करते-करते जब न्यूनतम कैपिटल R को सतह पर ही ले आए, यानी त्रिज्या के बराबर ले आए गोले के, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
अधिकतम हो जाएगी। इस प्रश्न का जवाब कैसे बना? आपके दिमाग में इमीडिएट ये फ़ॉर्मूला आना चाहिए और फिर इसकी गणित आप देख लो कि बटे कैपिटल R स्क्वायर है, तो अगर R न्यूनतम होगा और R न्यूनतम तभी होगा जब वो गोले की सतह पे होगा। छोटा r बराबर बड़ा R होगा, यानी त्रिज्या के बराबर होगा। एक प्रश्न और है इसमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व, निर्वात की बात कर रहे हैं, ऊर्जा घनत्व कितना होता है? अब ऊर्जा घनत्व यानी हमें स्थितिज ऊर्जा का फ़ॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हमने E और स्थितिज ऊर्जा का जो फ़ॉर्मूला है U के बीच में, वो हमने इमीडिएट लिखा कि E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इक्वल टू UR होता है। इसी तरह से एक बहुविकल्पी प्रश्न और आएगा जिसमें 3-4 और फ़ॉर्मूले दे देंगे आपको, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे आप। लेकिन आपको सीधा-सा उसका अर्थ ये जो निकालना है, वो इसका उदाहरण बताएँ हम कि एक घन के अंदर, देखिए घन वाला घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब मतलब आयतन वाली बात आ गई। एक घन के अंदर प्लस माइनस q आवेशों वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? है ना? प्लस माइनस q वाले 2 द्विध्रुवक दिए और वो भी एक दूसरे के लंबवत दिए। अब आप वो कह रहे हैं घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो वैसे भी आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि हमारे सामने कोई एक घन है, क्यूब है ना? जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स घन में के रूप में होता है। बॉक्स के अंदर 2 द्विध्रुव रखें, एक एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रखा है ना? एक्स एक्सिस के अनुदिश रखा है, एक वाई में रखा है और अब दोनों से तो जितना वाई एक्सिस वाला निर्गत कर रहा है फ्लक्स, उससे ठीक-ठीक अपोज़िट एक्स एक्सिस वाला कर रहा है और चार्ज दोनों के बराबर हैं, द्विध्रुव में प्लस माइनस क्यू, तो स्वाभाविक है एक्स एक्सिस से जितना फ्लक्स निकला और वाई एक्सिस से जितना फ्लक्स निकला, तो कुल नेट फ्लक्स क्या होगा? दोनों प्लस माइनस बराबर हो गए, 0 निकला। एक प्रश्न और है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी? आवेशित कर रहे हैं ऋणात्मक रूप से, तो ऋणात्मक रूप आवेश में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि जब ऋणात्मक आवेशित कर रहे हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है। तो ये प्रश्न थे बहुविकल्पी उदाहरण। अगला लेक्चर हम लेंगे अति लघु प्रश्न इन सब का, और फिलहाल हम विश्राम लेते हैं। अगले लेक्चर्स में हम अगले प्रश्नों को लेंगे।